हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही चैनल लाइव स्टडी पर। और जैसा कि आप सभी को पहले नोटिफिकेशन मिल चुका होगा कि आपकी CHSL की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और इसमें जो भी 25 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे जो शाम के 6 बजे लाइव चलेंगी, इस सभी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। आपको इस क्लास को करने से पहले एक पेन और पेपर लेकर बैठना है और सभी क्वेश्चन को ट्राई करना है, और जितने भी आपके सही होते हैं जितने भी गलत होते हैं सबको आपको नोट करना है। और लास्ट में देखना है कि आपका कैसा रिजल्ट रहा, और साथ ही आपको अपना रिजल्ट कमेंट बॉक्स में हमें बताना भी है। ठीक है। और प्रतिदिन किस क्लास को अटेंड करना मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम की डेट निकल चुकी है। और जिन जिन लोगों ने अभी अपना एग्जाम का डेट चेक नहीं किया है वो साइट से जाकर अपना एग्जाम डेट चेक कर लेंगे। आपको सेंटर ये बता दिया जाएगा कि कहाँ पे आपका सेंटर भेजा है और कितने तारीख को आपका एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, जेम्स ए गोल्सिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया। यानी जेम्स ए गोस्लिंग द्वारा कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित किया गया है। चार क्वेश्चन ऑप्शन हैं आपके सामने, सही से आंसर कीजिएगा और साथ ही इसको नोट करते रहिएगा। अभी मैंने बोला ना, आपको पेन पेपर लेकर बैठना है और इसको नोट करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया, कितने आपको ने गलत किए, सारे नोट करने हैं आपको। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं हम। इसका आंसर होगा जावा। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा 1995 ईस्वी में विकसित की गई थी, जिसे किसने विकसित किया था, जेम्स ए गोस्लिंग द्वारा विकसित किया गया था। और आपको पता होना चाहिए, जो सन माइक्रो सिस्टम जो जिसने जावा कंपनी को विकसित किया था, वो अभी ओरेकल कॉर्पोरेशन का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो है, बहुरूप दर्शक यानी कैलिडोस्कोप द्वारा का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था। डैश में है, किनके द्वारा कैलिडोस्कोप का आविष्कार किया गया था। तो सभी साथ इसका आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड ब्रूस्टर द्वारा। यानी डेविड ब्रूस्टर द्वारा कैलिडोस्कोप यानी बहुरूप दर्शक का आविष्कार किया गया था। कब किया गया था, 1816 ईस्वी को इसका आविष्कार हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग, जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इसको देखेंगे। मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग है, यानी जो मनुष्य उत्सर्जन करता है नाइट्रोजन, उसका कौन सा है। यूरिया, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिक अम्ल। चार ऑप्शन है आपके सामने। तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। मनुष्य सहित जितने भी प्राय सभी स्तनपायी जो भी हैं वो सभी यूरिया का ही उत्सर्ग करते हैं नाइट्रोजन के रूप में। ठीक है दोस्तों। जबकि सरीसृप जो होते हैं उनके अनेक पार्थिव शरीर जो यूरिक एसिड उत्सर्ग करते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टोरिया या चूसने वाली जड़, हिस्टोरिया या चूसने वाली जड़ निम्न में से किस में पाई जाती है। सभी साथी को इसका आंसर करना है, सारे क्वेश्चन को ट्राई करने हैं, और जितने भी आपके सही होंगे उनको नोट करना है और जो गलत होंगे उसे भी नोट करना है। ठीक है, ताकि आपके रिजल्ट पता चल सके कितना रिजल्ट आया आपका। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हिस्टोरिया या चूसने वाली जड़ निम्न में से किस में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कस्क्यूटा में। हिस्टोरिया या चूसने वाली जड़ कस्क्यूटा में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्वस एसिनस कौन से जानवर का वैज्ञानिक नाम है। एक्वस एसिनस डैश का वैज्ञानिक नाम है। यानी एक्वस एसिनस जो है वो कौन से जानवर का नाम है। गधा, गाय, हिरन, कंगारू। चारों ऑप्शन में से आपको देखने हैं और सही आंसर करना है। तो जो एक्वस एसिनस है वो किसका नाम है, गधे का नाम है। गधे का साइंटिफिक नेम है एक्वस एसिनस। ठीक है दोस्तों, यानी इसको इंग्लिश में आस भी कहते हैं, डंकी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह एक संवेदनहारी एजेंट है, यह एक संवेदनाहारी एजेंट है। चार ऑप्शन हैं आपके सामने फिर से। तो इसका जो सही आंसर है वो है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर जो है इसका सूत्र होता है C2H5 ट्वाइस और O। इसको हम लिख देते हैं C2H5 ट्वाइस और O। यही होता है डाई एथिल ईथर। और क्या है, सब एक संवेदनाहारी एजेंट है। यह अत्यंत ही वाष्पशील और ज्वलनशील होता है, और इसी का उपयोग बेहोशी करने के लिए भी दिया जाता था। लेकिन अब जबकि अज्वलनशील बेहोशी की दवा बन चुकी है तो इसका उपयोग अब बंद कर दिया गया है। जब तक वो नई आविष्कार हुई थी तब तक इसी का उपयोग किया जाता था, लेकिन ये खतरनाक होता है, काफ़ी ज्वलनशील होता है और वाष्पशील होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका उपयोग बीकर, फ्लास्क जैसे रासायनिक उपकरणों बनाने के लिए किया जाता है। चार ऑप्शन है। किसका उपयोग आपको बीकर, फ्लास्क जैसे रासायनिक उपकरणों को बनाने के लिए किया जाता है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कठोर कांच। यानी इसका उपयोग बीकर वगैरह बनाने में होता है, फ्लास्क जैसे रासायनिक उपकरणों में बनाने में होता है। जैसे आप लैब में जाओगे तो देखोगे बहुत सारे बीकर वगैरह मिलेंगे आपको, वहाँ पे कांच के ही बने होते हैं, कठोर कांच का होता है वो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति भवन डैश डैश में बनाया गया था, यानी राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब हुआ था। इसका सही आंसर करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन के हिसाब से 1910, यानी जबकि राष्ट्रपति भवन बनाया गया था 1910 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी के बीच। और कहाँ पे बनाया गया था, तो नई दिल्ली में राजपथ के पश्चिमी छोर पे जो रायसीना पहाड़ी है वहीं पे 130 हेक्टेयर भू क्षेत्र पे राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। और इसको किसने बनवाया था, तो वायसराय हाउस के नाम से वहाँ उस पहले विकसित था, अंग्रेजी जमाने में बनी हुई थी। और इसके जो वास्तुकार थे उसका नाम है एडविन लुटियंस। यानी जो इसके वास्तुकार हैं 1910 से 1916 ईस्वी के बीच बनाई गई थी। चूंकि यहाँ पे ऑप्शन है 1910 तो 1910 ही हम इसको राइट आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथारा समुदाय एक धार्मिक संस्कार है। संथारा डैश है, समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। यानी संथारा किन कौन से धर्म का एक धार्मिक संस्कार है, यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथारा जैन धर्म मानने वालों के लिए, यानी जैन धर्म के समुदायों का एक धार्मिक संस्कार है। इसमें क्या होता है, लोग धीरे धीरे अपनी स्वेच्छा स्वरूप मृत्यु पर्यंत उपवास रखते हैं, यानी धीरे धीरे अपने खान पान को कम करते करते ये बिल्कुल उपवास रख लेते हैं। ठीक है, ये जैन धर्म के लिए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ मैथ का है, आप लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी फर्म के लिए कीमत 60 रुपया, उत्पादन 300 यूनिट यानी 300 इकाई, औसत परिवर्तनीय लागत है 18 रुपये और औसत कुल लागत है 36 रुपये, तो फर्म के मुनाफे के बराबर है। इसको आप सॉल्यूशन करेंगे उसके बाद इसका आंसर करेंगे, क्योंकि मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 7200 रुपये। फर्म का मुनाफा कितने के बराबर है, 7200 रुपये के बराबर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन एक वस्तु की मांग में वृद्धि के कारण होगा। यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक हाइड है, मैं उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इनमें से कौन एक वस्तु की मांग में वृद्धि का कारण होगा, यानी कौन सा एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि करेगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी भी वस्तु की मांग उसके स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण वृद्धि नहीं हो सकती है। सॉरी, क्वेश्चन था मांग में वृद्धि का कारण, क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है दोस्तों, गलत टाइप हुआ है, इसको छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, आयनोस्फीयर वायुमंडल के किन दो परतों के अति व्यापन करता है। यानी जो वायुमंडल में हमारी जो परतें होती है, क्षोभमंडल सोममंडल, ये सब आपने सुना होगा। तो आयनोस्फीयर वायुमंडल में किन दो परतों का अति व्यापन करता है, इसका आंसर करना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। क्या है, एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्सिनोजेन रसायनों से होता है, कार्सिनोजेन रसायनों से कौन सा रोग होता है, आप देख लीजिए, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर और दमा। चार ऑप्शन है आपके सामने फिर से। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कैंसर, यानी जो कार्सिनोजोन रसायनों के संपर्क में होता है कैंसर होने की आशंका ज़्यादा रहती है उसमें। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए आपको बता दूं, एस्बेस्टस नॉन रेडियो एक्टिव कैंसरकारी रसायन है, वहीं यूटेनियम एक रेडियो एक्टिव कैंसरकारी रसायन है। ठीक है, तो कार्सिनोजन रसायनों से क्या हो जाएगा, कैंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश लोकपाल
या लोकपाल के समतुल्य नियुक्त करने वाला प्रथम देश है? यानी कौन सा देश लोकपाल के समतुल्य नियुक्त करने वाला प्रथम देश है? चार ऑप्शन है आपके सामने फिर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। लोकपाल के समतुल्य नियुक्त करने वाला प्रथम देश है कौन सा? स्वीडन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के सबसे पुराने पहाड़ी कौन से हैं? भारत के सबसे पुराने पहाड़ी कौन से हैं? चार ऑप्शन है। पश्चिमी घाट, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, अरावली, पूर्वी घाट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरावली। यानी भारत की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला अरावली है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरावली। भारत की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है अरावली, वलित पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। यानी चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना। सेकेंड नंबर पे आता है भारत। यानी अपना देश भारत सेकेंड नंबर पे चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। और दुनिया के सबसे चावल के जो उत्पादक है उसमें अमेरिका शामिल नहीं है। जो टॉप 10 कंट्रीज हैं जो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करती हैं, उसमें अमेरिका का नाम शामिल नहीं है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो चाइना करता है। और सेकेंड नंबर पे भारत आता है। भारत सेकेंड नंबर पे आता है चावल उत्पादन की दृष्टि से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? गुरु रामदास, शाहजहां, राव जोधा जी, महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसका ऑप्शन से ही आप मार दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। और कब हुआ था? तो जामा मस्जिद का निर्माण 1644 ईस्वी से 1656 ईस्वी के दौरान कराया गया था। और शाहजहां के द्वारा, मुगल बादशाह, दिल्ली में स्थित है जामा मस्जिद। और किसने करवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। चूंकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऑप्शन के हिसाब से इसको आंसर कर सकते हैं, अगर याद ना भी हो तो भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था? यानी हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और किन के बीच हुआ था? तो 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, मुगल बादशाह अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, जो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। और इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला है? यानी भारत रत्न से जिनको सम्मानित किया गया था वो सर्वप्रथम भारतीय महिला कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। यानी जो भारतीय पहली महिला है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली, वो कौन है? इंदिरा गांधी है। और इनको कब दिया गया था? तो 1971 ईस्वी में दिया गया था इनको भारत रत्न। ठीक है, सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब उसका डैश हिस्सा पानी के बाहर रहता है? यानी जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तो उसका कितना हिस्सा नीचे रहता है और कितना हिस्सा बाहर रहता है, ये आपको आंसर करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.1 हिस्सा, यानी ऊपर रहता है। हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा पानी का हिस्सा बाहर, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तो उसका हिस्सा पानी के बाहर रहता है, कितना हिस्सा बाहर रहता है? तो 0.1 हिस्सा बाहर रहता है। और अगर पूछा जाता है कि कितना हिस्सा पानी के अंदर रहता है तो क्या हो जाता है? 0.3 हो जाता। ठीक है, यानी 1/3 उसका नीचे रहता है, पानी के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है? यानी जो कम तापमान मापता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो कम तापमान मापता है उसको कहा जाता है क्रायोमीटर। सॉरी, जो कम तापमान मापने का यंत्र है उसे क्या कहा जाता है? क्रायोमीटर कहा जाता है। और डायोगोमीटर जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये विद्युत चालकता मापता है। ठीक है, विद्युत चालकता मापने के लिए डायोगोमीटर का यूज किया जाता है। और कलर सेंस यानी संवेदन, रंग संवेदना को मापने के लिए किया जाता है क्रिप्टोमीटर का यूज। और सायनोमीटर जो है, साइमोमीटर,
इसका उपयोग किया जाता है तरंग गति प्रदर्शित करने के लिए या मापने के लिए। ठीक है, तो यहाँ कम तापमान मापने के लिए क्या हो गया, क्रायोमीटर। और जो है विद्युत चालकता के लिए डायोगोमीटर हो जाता है। और क्रोमेटोमीटर क्या हो जाता है, कलर सेंस मापने के लिए यानी रंग संवेदना मापने के लिए। और साइमोमीटर जो है वो तरंग की गति प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है। लोकसभा में राज्यों का कुल सदस्य की संख्या होती है, यहाँ पे लोकसभा लिखा हुआ है, उसको देख लीजिएगा ठीक से। लोकसभा में राज्यों के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन आपके सामने है। लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर है आपको 530 यानी 530। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के क के प्रावधानों के अधीन लोकसभा में राज्यों से चुनकर आने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 530 होती है। और 81 अनुच्छेद में 81 के क एक के क में है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के और रिपीट करता है एसएससी, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एसएससी के एग्जाम्स में। भले 100% रिपीट ना हो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से ही डाले जाते हैं। तो आपको सबको ढंग से पढ़ना है और याद भी करना है। और यहाँ पे आपको प्रतिदिन जो टेस्ट सीरीज चल रही है, यहाँ पे आपको अपनी काबिलियत पता चल जाएगी कि हाँ हमने कितना याद किया, और रिवीजन भी हो जाएगा। इसके लिहाज से बहुत बेहतर क्लास है आपके लिए, प्रतिदिन इसको अटेंड कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए और भी मजा आए पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। जब 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी, तो उस समय तत्काल राष्ट्रपति जो थे वो फखरुद्दीन अली अहमद ही थे। ठीक है, और राष्ट्रपति के रूप में उनका जो कार्यकाल था 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक का था। ठीक है, 24 अगस्त 1974 से उनका कार्यकाल था 1977 तक, 11 फरवरी 1977 तक उनका टोटल कार्यकाल था। यहाँ पे जगह कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केविन ड्यूरंट क्या है, केविन ड्यूरंट कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलते हैं। जो केविन ड्यूरंट हैं अमेरिका के पेशेवर प्लेयर हैं, और एक कौन सा खेल से संबंध रखते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल है, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। केविन ड्यूरंट जो है अमेरिका के बास्केटबॉल के पेशेवर खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है, इसका सही आंसर करना है आपको। तो इनके जो लेखक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वो किनके द्वारा लिखी गई है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा की रचना की गई इस पुस्तक में। ठीक है, और इस उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी थी 1921 ईस्वी में तक, उस सब का वर्णन है, उसके आगे का वर्णन इस बुक में नहीं है। ठीक है, और इसके बाद जो नवजीवन प्रकाशित हुई थी गांधी द्वारा, उसमें 1925 से लेकर 1929 के बीच के किस्तों में प्रकाशित हुआ था बाकी के जीवनी। ठीक है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, उनकी आत्मकथा 1921 तक की जो भी घटनाएं उनके साथ घटित हुई थी उन सभी का वर्णन है इस बुक में, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दोस्तों को जितने भी अपना ट्राई किया है, अटैम्प्ट किए हैं, अपना रिजल्ट बता के जाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और साथ ही आपने जितनी भी गलतियां करी हो उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। कल की क्लास मिस करना मत भूलिएगा, मत मिस कीजिएगा, सॉरी, उसको अटेंड कीजिएगा, जरूर से जरूर अटेंड कीजिए और अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।